हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रहे होंगे कुछ टॉपिक के लिस्ट, जिसमें से हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, रिलेशन देखा था, डेफिनेशन उसकी, टाइप्स ऑफ रिलेशन, बेसिकली कौन कौन से रिलेशन देखे थे हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर। हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के, और इन तीनों को अगर आप सेटिस्फाई कर देता है कोई रिलेशन एक साथ, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ये हमने देख लिया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड कुछ क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पलर के भी। तो हमारा टॉपिक नंबर 1 ऑलरेडी डन है। टॉपिक नंबर 2 आज की इस वीडियो का टॉपिक है जो हम लोग कवर करने वाले। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चन। अगर आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है तो उसको लेके बैठ जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखता चला जाऊंगा, जिस पार्ट में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड जैसे भी आपको करना है वो आप अपना करके देख लीजिएगा स्पीड से, ठीक है। मैं सारे के सारे क्वेश्चन टाइप करूँगा, बेसिकली लिखूंगा मैं यहाँ पे सारे के सारे स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे लिखने के बाद ही मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो चलो ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सपैंड कर देते हैं इसको। एक्सरसाइज कौन सी आने वाली है हमारे पास? 1.1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं ज़रा क्या लिखा है यहाँ पे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैंने खोल रखे अपने सामने। तो एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन से रिलेशन जो है ना, इसमें से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये बोल रहा है डिटरमाइन विच वन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो है, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें लिखा है कि एक सेट ए गिवन है 1 2 3 अंटिल 14 तक, एंड डिफाइंड बाय आर, जिससे डिफाइन कर रखा है वो आर की क्या कंडीशन गिवन है? आर गिवन है x, y, जहां पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, यानी कि रिलेशन की कंडीशन क्या ये है। ओके, कोई बात नहीं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वो देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात आप देखो तो ए दे रखा है 1 2 3 से लेके 14 तक, ठीक है। और आर बोल रहा है हमको x, y 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दो, अगर आर आपको ये गिवन है x, y 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया? इनपुट का 3 गुना करोगे तो आउटपुट है, इसको आप इनपुट बोलोगे और इसको आप क्या बोलोगे? आउटपुट बोलोगे, ठीक है। तो अगर इनपुट का 3 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आउटपुट आ जाएगा ना। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, जल्दी से इस रिलेशन को बना देते हैं पूरा का पूरा। इनपुट क्या है हमारा? x, और इनपुट कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से लेके 14 तक चलेगा, सही बात है कि नहीं। और उसका 3 गुना करके y आ जाएगा। y को भी देखो इसी से बिलोंग करना चाहिए। x, y का मतलब यही होता है कि जो दोनों के दोनों एलिमेंट्स हैं, जो x और y, ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट हैं, ये दोनों के दोनों इसी से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर 1 लिखूंगा तो 1 का 3 गुना कितना होता है? तो आप बोलोगे 3। अगर मैं 2 लिखूंगा तो आप बोल दोगे 6, 3 तो 9, 4 तो 12, 5 तो 15, लेकिन वो तो आएगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि 15 क्या हो जाएगा? बियॉन्ड दिस ए हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है सिमेट्रिक, तो आप बोल दोगे सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? सिमेट्रिक के लिए ये होता है, आप बोल दो हेयर 1, 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक ये नहीं है। आपको पहली बात यहाँ पे ये समझ में आ गई होगी। दूसरी बात आप देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोल दोगे? हेयर 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 2, 2 भी नहीं है भैया जी जो आर से बिलोंग करता हो, 3, 3 भी नहीं है। वैसे तो कोई सा भी एक से चल जाता, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया कि ना 1, 1 है, ना 2, 2 है, ना 3, 3 है। मान लो ऐसा होता है यहाँ पे कि 1, 1 नहीं था, लेकिन 2, 2 और 3, 3 था, तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव में जितने भी लेफ्ट साइड दिए हुए हैं ना, ये इनपुट्स, ये जितने भी लेफ्ट वाले दिए हुए हैं, इनका राइट वाला पार्ट जरूर होना चाहिए। यानी कि 1 इधर है तो राइट साइड भी 1 होना चाहिए, इधर 2 है तो राइट साइड भी 2, इधर 3 है तो राइट साइड भी 3, इधर 4 है तो राइट साइड भी 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे? ये क्या नहीं है? ये नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इतनी सी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड पे बढ़ जाते हैं। थर्ड क्या लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे? थर्ड चेक करते हैं। देखो थर्ड में बोल रहा है हमको ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना होगा? देखो ट्रांजिटिव के लिए आपको ना सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, आपको कोई ऐसा पैटर्न ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे ना a, b बिलोंग टू r मिल जाए और b, c बिलोंग्स टू r मिल जाए। पहले तो ये ढूंढो आप। और अगर इसके बाद अगर आपको ये मिल जाता है, इम्प्लाइज का साइन नहीं बनेगा यहाँ पे, अगर इसके बाद आपको ये मिल जाता है कि a, c भी r से बिलोंग करता है, अगर ये मिल गया तो आप बोल दोगे क्या? आप बोल दोगे ट्रांजिटिव है, ठीक है।
अगर लेकिन आपको पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, इन दोनों को। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी भाषा में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यार ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा, देखो 1,3 एंड 3,9 ये मैच कर रहा है ना। देखो 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,9 बिलोंग्स टू आर, है ना। लेकिन बट 1,9 डज नॉट बिलोंग टू आर। 1,3 आर से बिलोंग कर रहा है, 3,9 भी आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1,9 आर से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या नहीं है ये, तो आप बोलोगे ट्रांजिटिव नहीं है ये, ठीक है। तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर ए, फर्स्ट का ए पार्ट यानी कि पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा ये। यहाँ पे दिया रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर, है ना। रिलेशन आर है कहाँ पे, रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये दिया हुआ है हमको। और डिफाइंड बाय आर इक्वल्स एक्स कॉमा वाई और वाई इक्वल्स एक्स प्लस 5 एंड x का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बच्चों, हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे, इस रिलेशन को डिफाइन कर देंगे, बना देंगे, ठीक है। तो रिलेशन को बनाने के लिए क्या करोगे, तो n ऑफ नेचुरल नंबर, पहली बात तो आपको n पता होना चाहिए। n होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, यही होता है ना सारा का सारा n नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग उसके बाद ये कर देंगे, इस r को लिख देंगे यहाँ पे। तो देखो x की वैल्यू 4 से छोटी लेनी है ना, तो आप 1 लोगे, एक बार 2 लोगे और एक बार 3 ले लोगे, ठीक है। और y का वैल्यू कितना है, x में 5 ऐड कर दो, तो यानी कि 6 7 और ये 8। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में होगी। 1,6 2,7 एंड 3,8 आर दी एलिमेंट्स ऑफ दिस रिलेशन। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे बोल दो हेयर 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके अलावा फॉर 1,6 बिलोंग टू आर बट 6,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है ये, ठीक है। एंड अब आप देखो नेक्स्ट तो बड़ी और कमाल की चीज़ है यहाँ पे। हमारे को ना, हमको पता था ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए था, a, b आना चाहिए था, r से बिलोंग करे, और b, c भी r से बिलोंग करे, ठीक है। एंड उसके बाद हमें चेक करना होता है कि a, c r से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही होता है यहाँ पे, है ना। ये सोचना होता है हमको, ये लाइन करनी होती है। लेकिन यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ लिखोगे बट हेयर, यहाँ हेयर मत लिखो, है ना, बट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बट हेयर, यहाँ पे हो क्या रहा है, हेयर देयर इज नो पेयर दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। जब प्री कंडीशन यानी कि पहले यही नहीं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रिलेशन r भी क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है ना। r इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव ये नहीं है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे क्या हुआ ना, हमारे पास देखो 1,6 था तो काश 6, समथिंग होता, लेकिन नहीं है। 2,7 था तो काश 7, समथिंग होता, वो भी नहीं है। जब प्री कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करी तो आगे की कहाँ से बात बन जाएगी ट्रांजिटिव की, तो इसलिए ये भी नहीं है। तो सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। दोनों के दोनों क्वेश्चन अभी तक जो हमने कवर किए, दोनों में से कोई भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं था। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए सेट ए गिवन है आपको 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको गिवन है एक सेट गिवन है ए, ठीक है। एंड ये जनरेटिंग सेट होता है, इसी से हम लोग क्या जनरेट करने वाले, रिलेशन जनरेट करने वाले हैं ना। और यहाँ लिखा है x, y एंड y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि राइट वाला लेफ्ट वाले से डिविजिबल है, ये बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसको पूरे को सेट बना दो, ठीक है। तो मैं पहले सेट बना के दिखा देता हूँ आपको, r जनरेट कर दूँ ना बेसिकली मैं। चलो तो मैं r जनरेट कर देता हूँ। तो आप यहाँ लिख दोगे r, देखो y इज डिविजिबल बाय x, है ना, y इज डिविजिबल बाय x, तो यानी कि लेफ्ट साइड जो बंदा दे रखा है उससे राइट वाला यानी कि y वो डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 से देखो सारे डिविजिबल होते हैं, 1 से 1 भी तो होता है यार, पहले 1 ही लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। 2 से कौन डिविजिबल होता है, तो आप बोलोगे 2 खुद, फिर 2 4, फिर 2 6, एंड उसके बाद 3 3 3 6, फिर 4 4, और उसके बाद तो कोई भी नहीं है, 5 5
एंड 6 6। देखो ये सारे के सारे मैंने जनरेट कर दिए यहाँ से तक। अब आप यहाँ पे क्लियरली देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। लेफ्ट में जो आपके पास यूनिक एलिमेंट है वो कौन कौन से, तो आप बोलोगे 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये यूनिक एलिमेंट्स हैं जो लेफ्ट में इनपुट हैं आपके, है ना। एंड आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख दोगे हेयर हेयर। अब आप नोटिस करो, देखो आपको यहाँ पे आप प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है और आपको दिख रहा है ये रिफ्लेक्सिव है, तो आप ये थोड़ा ना लिखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखो 1,1 बिलोंग करता है आर से, है ना, लेकिन 2,2 भी करता है आर से, 3,3 भी करता है आर से, 4,4 भी करता है आर से, 5,5 भी करता है आर से, 6,6 भी करता है आर से, देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। इतनी बड़ी बात लिखने से अच्छा है आप इसे जनरलाइज कर दो। जनरलाइज कैसे करोगे, हम लोग ये बोलेंगे वी नो दैट। देखो यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी बात लिखेंगे, पहले तो हेडिंग डाल दो कि आप क्या प्रूव करने वाले हो, तो आप प्रूव करने वाले हो रिफ्लेक्सिव। आप लिख दो वी नो दैट एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप से डिविजिबल हो जाता है एक्सेप्ट 0 के। एंड हेयर 0 जो है ना वो तो ए से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि वो सेट में भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है, विच इम्प्लाइज कि 0,0 जो है वो किससे बिलोंग नहीं कर रहा होगा, आर से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। दस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। तो आई होप इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट 0। तो ये कंडीशन के तो हम लोग प्रूव कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसका सिमेट्रिक प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो सिमेट्रिक हमको ऑलरेडी पता था। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। पहले तो आप इसकी कंडीशन पढ़ो जरा। कंडीशन में क्या लिखा है, कंडीशन में लिखा है कि जो राइट साइड वाला बंदा है वो लेफ्ट से डिविजिबल होना चाहिए, y इज डिविजिबल बाय x। तो आप यहां पे लिख दो कि इफ x, y, ये लिखा था ना, देखो x, y बिलोंग्स टू r, इफ x, y बिलोंग्स टू r इट इम्प्लाइज y इज डिविजिबल बाय x। सही बात है। सो फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, y, x भी r से बिलोंग करना चाहिए, which implies x is divisible by y, x is divisible by y। बट देख प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है बट फॉर डिवीजन इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो ऐसे यहाँ पे अगर हमारे वाले केस में देखो एक एग्जांपल में यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ आपको ये दिख रहा है 1,6 दिख रहा है, 1,5 सारे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। आपको पता है 1,6 का मतलब क्या है, 6 इज डिविजिबल बाय 1। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूँ यानी कि 6,1 तो इसका मतलब क्या है, 1 इज डिविजिबल बाय 6। तो आप बोलोगे नहीं यार ऐसा तो नहीं है। या फिर यहाँ से समझ लो 3,6 दे रखा है, 3,6 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है कि 6 इज डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जाम्पल 3,6 belongs to R implies 6 is divisible by 3 and if 6,3 belongs to R तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 is divisible by 6 which is not possible, so 6,3 can't belong to R which implies क्या, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने सिमेट्रिक भी कर लिया है हम लोगों ने और रिफ्लेक्सिव भी कर लिया। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होता है, हमको पता है यार, फॉर a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, a, c भी r से बिलोंग करना चाहिए। फॉर दिस आपको एक बात समझ में आनी चाहिए ये कि अगर आपका a, b बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब हो गया कि b इज डिविजिबल बाय a। हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। b, c बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हो जाएगा, तो c इज डिविजिबल बाय b। सही बात है कि नहीं है। यहाँ से तक इतनी सी बात भी आपको समझ में आ गई। देखो a, b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होता है कि b इज डिविजिबल बाय a, ठीक है। b, c बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होता है कि c इज डिविजिबल बाय
बी। सही बात है कि नहीं? यहाँ से तक इतनी सी बात आपको समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब हमको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है यहाँ पे इस वाले केस के अंदर कि यार क्या ऐसा हो सकता है इस वाले केस के अंदर कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर में क्या हो जाना चाहिए कि सी इज डिविजिबल बाय ए। ऐसा हो सकता है क्या? इसको करने का एक बहुत इजी तरीका है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि हम कौन सा एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ पे इतना सा बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। ये दोनों की दोनों कंडीशन जो पहली दोनों की दोनों है ना, ये हमारी गिवन होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों की दोनों सेटिस्फाई ऑलरेडी करनी चाहिए, फिर थर्ड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो दिखाता हूँ मैं जरा कैसे करेंगे इसको चेक हम लोग। हमको काउंटर एग्जाम्पल लेने की कोशिश करनी है यहाँ पे। तो काउंटर एग्जाम्पल लेने के लिए आप एक बात बताओ, देखो यहाँ पे लिखा है ना बी इज डिविजिबल बाय ए। क्या लिखा है हमारे पास? बी इज डिविजिबल बाय ए, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने बी ले लिया, मान लेते हैं हमने ले लिया 14, और 14 क्या करता है? 14 जो है वो 7 को डिवाइड करता है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ऐसा है, मान लो मैंने ऐसे ले रखा है 7,14, इसका मतलब क्या? 14 इज डिविजिबल बाय 14 डिविजिबल बाय 7। ओके, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अगला लिख दिया, मान लेते हैं कुछ और ले लेते हैं, 14 के टेबल में कोई और नंबर आता है 70, ठीक है। तो आपको पता है कि 70 भी जो है वो क्या हो रहा है? 14 से डिविजिबल हो रहा है, ओके हो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या 70 जो है वो 7 से डिविजिबल हो रहा है? जो 70 है वो 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो आप बोलोगे हाँ यार बिल्कुल हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक? हम लोग यहाँ से सिंपली क्या बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं जरा इसके अंदर जो हमने सेट जनरेट किया है। यहाँ पे मैं पहले एक काम करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ इन सभी सर्कल्स को, सो दैट इट क्लियरली दिख जाए। कंट्रोल Z। तो इस पोर्शन को रब कर देते हैं, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, और वापस इधर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब आप एक बात बताओ, देखो सिमेट्री के लिए हम लोगों को, ट्रांजिटिव के लिए हम लोगों को क्या देखना था? हम लोगों को ऐसा कुछ सिंबल देखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 1,5 ले लिया मैंने, 1,5 दिया है, 5,5 भी दिया हुआ है ना, तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसा ले लो, देखो 2,4 गिवन है, 2,4 गिवन, और यहाँ पे क्या है? 4,4 गिवन है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है यहाँ पे, सही है। 2, कुछ और ले लें अगर हम लोग, जैसे कि क्या ले लें हम लोग यहाँ पे 2,6 ले लें, तो देखो 2,6 में भी क्या हो जाएगा? 6,6 भी है हमारे पास आ रहा है। तो यानी कि आप नोटिस करोगे तो हर एक केस में हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार और दोबारा से बोल रहा हूँ वाली लाइन। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ ये है हमारे पास कि यार ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है, इसका मतलब है बी इज डिविजिबल बाय ए, ठीक है। बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग करता है, इसका मतलब है सी इज डिविजिबल बाय बी। सही बात है कि नहीं? अब एक बात बताओ, हम लोगों को ऑलरेडी पता है अगर किसी चीज़ को अगर बी डिवाइड कर देता है ए को, तो यानी कि बी क्या है? मल्टीपल ऑफ ए होगा कि नहीं होगा, है ना। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, देखो आपको यहाँ पे इस लाइन को, इफ बी इज डिविजिबल बाय ए इट मीन्स बी इज समथिंग टाइम्स ए, है कि नहीं यहाँ से तक। अब अगला देखो, इफ सी इज डिविजिबल बाय बी इट मीन्स सी इज समथिंग टाइम्स बी। सही बात है कि नहीं यहाँ से तक। नाउ अब आप एक बात बताओ, फॉर, अब मुझे ये चेक करना है, फॉर यहाँ पे जो सेकंड लाइन मुझे चेक करनी है वो क्या चेक करनी है? मुझे चेक करना है फॉर सी टू बी डिविजिबल बाय ए। अब मैं देखो चेक करने वाला हूँ कि क्या जो सी है वो डिविजिबल होता है कि नहीं होता है ए से। तो देखो सी के बदले आप क्या लिख दोगे? एन बी। ये सी कौन है? एन बी, और ए कौन है? तो ए का ए रहने देते हैं। अब एक बात बताओ, बी की वैल्यू खुद क्या लिखी है? एम ए लिखी है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? ऐसे। देखो कट गया ना, तो क्या आंसर आ रहा है? एम एन आ रहा है ना, इसका मतलब यस। तो यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है डिवीजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तो, ठीक है। चलो तब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है अभी हमारा। क्वेश्चन नंबर अब 1 के अंदर हम लोग पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो इसको लिखेंगे डी, एंड डी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेट जेड दिया हुआ है, सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये गिवन है यहाँ पे सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, एंड आर गिवन है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एंड साथ में क्या लिखा है? एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये लिखा है ना सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर, और लिखा हुआ है कि भाई एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। आपको ये बताना है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको कैसे प्रूव करेंगे, अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन के लिए
हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो यार z ऑफ ऑल ये लिखा है सेट z ऑफ ऑल इंटीजर, इतने सारे तो सेट को जनरेट करेगा नहीं ना बैठ के, तो हम लोग यहाँ पे इसी तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखो हमको पता है कि इफ़ x एंड y आर इंटीजर, अगर x एंड y इंटीजर है देन x माइनस वाई इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, x माइनस वाई भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, एंड y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा एक्स भी r से बिलोंग करता है। इसका मतलब हो गया कि ये सिमेट्रिक है। आई होप समझ में आ गई होगी बात आपको। यार अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी तो इंटीजर होगा, बस नेगेटिव इंटीजर लेकिन है तो इंटीजर ही ना, तो इसलिए ये करेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से, तो सिमेट्रिक तो हो गया ये। अब एक बात बताओ खुद से, ये फर्स्ट पार्ट कर दिया मैंने, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, x कॉमा एक्स इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, जीरो है ना, जो कि क्या होता है एक इंटीजर होता है ना, जीरो भी एक इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज कि ये रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि x कॉमा एक्स यानी कि x माइनस एक्स और x माइनस एक्स, क्योंकि कंडीशन देखो ये है ना, अगर x कॉमा एक्स बिलोंग करता है तो उसके लिए उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन, कि x माइनस वाई एक इंटीजर है। हमारे वाले केस में y को अगर मैंने x ही मान लिया तो x माइनस एक्स भी क्या हो जाएगी हमारे पास, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलो अब थर्ड पे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया रिफ्लेक्सिव, हमने देख लिया सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होगा, देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव में ऐसे लिख दो आप यहाँ पे a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या होता है कि देखो ना यहाँ पे a माइनस बी एक इंटीजर है, a माइनस बी इज इंटीजर। अगर b कॉमा सी बिलोंग्स टू r तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप बोल दोगे कि b माइनस सी भी एक इंटीजर है। ठीक है, ऑल्सो अब आप यहाँ पे एक बात मुझे और बताओ कि a माइनस सी भी तो एक इंटीजर होता है, नहीं होता क्या, दो इंटीजर से सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी इंटीजर आएगा, विच इम्प्लाइज कि a कॉमा सी को भी क्या करना पड़ेगा, r से बिलोंग करना पड़ेगा, एंड दस इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब r क्या है, r है ट्रांजिटिव। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे क्या बोला है मैंने, इफ़ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी कि a माइनस बी इज एन इंटीजर, जो बिल्कुल सही जवाब है, ये होनी भी चाहिए सेटिस्फाई। अगर b कॉमा सी r से बिलोंग करता होगा तो b माइनस सी भी एक इंटीजर होगा, वेरी गुड। अब मैंने बोला अगर a माइनस सी भी एक इंटीजर है तो a कॉमा सी भी r से बिलोंग करना चाहिए, एंड सिंस a माइनस सी एक इंटीजर है, ऑलरेडी है, ये बात हमको पता है, तो इसलिए a कॉमा सी भी क्या होगा, r से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना ये थ्योरेटिकल ज़्यादा लगता है, और कभी कभी ये लग जाता है कि यार हमें समझ में नहीं आ रहा, पर ये रियलिटी में ये सिंपल सी भाषा, यही लिखना है आपको। एक दो बार आप करेंगे खुद से ना तो लिखना समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, कि आपको ये लगना चाहिए कि आपको आता है। अगर आपको ये लगेगा कि नहीं आता है तो फिर आप लिख भी नहीं पाओगे इसको। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, डी, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे पार्ट गिवन है यहाँ पे एनसीईआरटी में। चलो तो ई पार्ट के अंदर आते हैं। यहाँ से आता क्या लिखा हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत ही सारे दे दिया इन्होंने, मैं एक दो पार्ट करा देता हूँ इसके। आर दे दिया है, मान लेते हैं हमको एक्स कॉमा वाई, और यहाँ लिख दिया एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखो एक बार बताओ, एक्स एंड वाई यहाँ पे बोल रहा है कि दो बंदे एक्स कॉमा वाई अगर डाल दिया हमने यहाँ से तक, तो एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अब एक बात बताओ, एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अगर मैं ऐसा लिख दूँ वाई कॉमा एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, विच इज़ अ वैलिड कंडीशन, है ना, फॉर वाई कॉमा एक्स टू बिलोंग टू आर, है ना। देयर फोर आप क्या बोल सकते हो, आर क्या हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा।
ठीक है। अगर एक्स कॉमा वाई आर से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब कि एक्स एंड वाई वहाँ पे जॉब करते हैं, तो वाई कॉमा एक्स भी तो बिलोंग करेंगे ही ना, क्योंकि वो भी तो जॉब करते हैं। कि तो बात है, उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, लोग तो वही दोनों के दोनों हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगला रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि एक्स एंड वाई, देखो यहाँ पे ये लिखा था यहाँ से कि सेट ऑफ ए ऑफ द ह्यूमन बींग्स, है ना, ठीक है। और हमसे बोल रहा है यहाँ पे कि भाई एक्स कॉमा एक्स। अब आपको पहली लाइन जो यहाँ पे सोचनी होगी वो ये सोचनी होगी कि क्या एक्स कॉमा एक्स जो है खुद जॉब करता है वहाँ पे? तो आप बोलोगे हाँ यार, एक्स कॉमा एक्स का मतलब क्या हुआ? देखो एक्स कॉमा एक्स का मतलब ये हो गया कि एक्स वर्क्स एट सेम प्लेस, है ना। एक्स कौन से सेम प्लेस? खुद से, जो जिस पे वो काम करता है। यार ये तो एकदम मतलब वेग सी बात नहीं हो रही है, सिंपल सी। एक्स जहाँ पे जॉब करता होगा वहीं पे वो खुद भी तो जॉब करता होगा। ये लाइन खुद बोलने में तो कितनी अटपटी सी और अजीब सी लग रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स कॉमा एक्स तो बिलोंग करेगा ही ना यार। अब एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कि ये वाला एक्स जो है, देखो दोनों लोग सेम है, ये एक ही इंसान है। यहाँ पे लिखा है राम और यहाँ पे भी लिखा है राम, ठीक है। राम जो है सैमसंग में जॉब करता है, तो क्या ये वाला राम भी सैमसंग में जॉब करता है? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये वाला राम फर्स्ट वाला राम ही तो है ये, है ना। क्या कन्फ्यूजन सी बातें बोलते रहते हैं, है ना। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स वर्क्स एट सेम प्लेस, विच इम्प्लाइज क्या कि एक्स कॉमा एक्स भी आर से बिलोंग करता है, विच इम्प्लाइज ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। ठीक है, करेक्ट यहाँ से तक। यहाँ पे ये नहीं बोला है इसने, देखो मैं एक बात बता देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स एंड वाई मस्ट बी डिफरेंट, ऐसा कुछ नहीं है। या ऐसा कुछ नहीं लिखा है कहीं, कोई कंडीशन नहीं लिखी इस तरीके की। इसलिए आप ये जरूरी नहीं कि आप इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करो, ये दोनों सेम लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो हम लोगों ने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अब एक देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, है ना। एक बार बताओ, राम और श्याम जो हैं वो फैक्ट्री में काम करते हैं, श्याम और राजू भी जो है ना फैक्ट्री में काम करते हैं, तो क्या राम और राजू काम नहीं करते? तो आप क्या बोल दोगे? एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या है? एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस। इसका मतलब क्या है? वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, विच इम्प्लाइज एक्स एंड जेड ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। तो इसका मतलब आर यहाँ पे क्या है? तो आर यहाँ पे ट्रांजिटिव भी है। तो आई होप आपको इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी कैसे हम लोग इसको ट्रांजिटिव प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाकी के पार्ट्स जो है ना वो सारे के सारे भी आप एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, तो मैं करा ही देता हूँ, चलो सॉल्व सारे के सारे, है ना, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहा हूँ तो पूरी ढंग से कर देता हूँ ना। तो अब ये हम लोगों ने कर रहे थे, कौन सा पार्ट था ये हमारा? ई पार्ट था। ई पार्ट का हमने ए पार्ट कर दिया था, अब ए का हम बी कर लेते हैं। तो बी में लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। अगर एक्स एंड वाई एक ही सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो अब सिंपल सी चीज़ है यार। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा एक्स लिव्स इन सेम लोकेलिटी। यार ये तो विच इज़ ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सीधा बोल दो, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्री के लिए क्या बोल दोगे आप कि एक्स कॉमा वाई, है ना, एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या हो जाएगा? लिव्स इन सेम लोकेलिटी, सो डज वाई कॉमा एक्स, विच इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, राजू और श्याम रहते हैं तो श्याम और राजू भी तो रहते ही होंगे यार सेम लोकेलिटी में, है ना। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए आप क्या बोल दोगे? देखो सिंपल, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज एक्स एंड वाई आर इन सेम लोकेलिटी। किस में है वो? सेम लोकेलिटी में। वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? वाई एंड जेड की भी सेम लोकेलिटी है, विच इम्प्लाइज एक्स एंड जेड की भी सेम लोकेलिटी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो बंदों की अलग अलग लोकेलिटी हो जाए, है ना। वाई एंड जेड की भी सेम लोकेलिटी होगी। ऑल्सो हैव सेम लोकेलिटी, लोकेलिटी लिख दिया, सेम नहीं लिखा यहाँ पे। ऑल्सो हैव सेम लोकेलिटी
विच इम्प्लाइज एक्स कॉमा जेड भी आर से बिलोंग करता होगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, आर क्या है, तो आर ट्रांजिटिव भी है। तो आई होप इतनी सी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ये बी पार्ट था, जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ सारे के सारे। सी पार्ट पर आ जाते हैं। सी पार्ट में लिखा है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ये तो साफ पता चल रहा है कि ये तो नहीं होने वाला। देखो अब यहाँ पे पहला लाइन क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा एक्स, ऐसे लिखो। देखो इफ़ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हिमसेल्फ, टॉलर देन हिमसेल्फ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्या हो गया, आर इज़ नॉट, हर एक इंसान यार अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो जाएगा, तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो यहाँ से इफ़ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एंड इफ वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, विच कांट बी ट्रू। क्यों, बिकॉज y की जो हाइट होगी वो क्या होनी चाहिए, x से छोटी होनी चाहिए ना। अगर y की हाइट x से छोटी हो जाएगी देन, बिकॉज अगर y की हाइट x से छोटी हो जाएगी तो x की हाइट जो वापस y से छोटी कैसे हो सकती है, तो विच एम्प्लाइज r क्या है, r इज़ नॉट, क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी बहुत ईजी हो जाएगा क्या हमारे लिए, चलो ये देखते हैं ज़रा। ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, देखो मान लेते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई नहीं बी, बी लिखेंगे ना यहाँ पे। हम लोग इसको देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ए प्लस 7 इक्वल टू, नहीं 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 नहीं, ए माइनस 7, यार वो टॉलर है ना, तो ए माइनस 7 इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहाँ से देखो b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि b माइनस 7 इक्वल टू सी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे खुद सोच के, आप देखो इफ़ अगर a कॉमा सी भी r से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप बोल दोगे यार कि a माइनस 7 इक्वल टू सी भी होना चाहिए। ठीक है, क्या ये कंडीशन आप ला सकते हो, ये हमको फाइंड करनी होगी अब, है ना। तो देखो यहाँ से तक गिवन क्या है हमको, मैं वो लिख देता हूँ दोबारा से आपके सामने। देखो गिवन ये है कि a माइनस 7 की वैल्यू भी b है और b माइनस 7 की वैल्यू भी c है। तो अब आप मुझे खुद बताओ यहाँ पे ध्यान से सोच के कि मैं अगर ध्यान से लिखना चाहूँ इसको तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा सीधा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 14 इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है कि नहीं, तो आप नोटिस कर रहे हो कुछ यहाँ पे क्या आ रहा है, a माइनस 14 इक्वल टू सी आ रहा है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि a माइनस 7 कांट बी इक्वल टू सी, क्योंकि a माइनस 14 अगर c के बराबर है तो a माइनस 7 कैसे c के बराबर हो सकता है, आंसर इज नो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप बोल दोगे नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकली अलजेब्रिकली दिखाने की कोशिश करी जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। यार a अगर 7 सेंटीमीटर टॉलर है, आप इसको हाइट वाइज भी समझ सकते थे, है ना, कि अगर वो 100 है तो वो 107 होगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा, और वो अगर 100 हो जाएगा तो, है ना, क्योंकि देखो ऐसे देखो इसको, अगर मैं a की वैल्यू को मान लूँ 107 है तो ये 100 हो जाएगा। अब अगर b 100 है तो ये कितना हो जाएगा 93। अब आप खुद बताओ क्या ये भी 7 होगा, आंसर इज नो। कितना है 14 नहीं है, तो वही हमने बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो इतनी सी बात मैंने यहाँ पे समझा दी आपको, आई होप समझ में आ भी गया होगा, है ना। चलो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर ई, और ई के अंदर हम लोग आ गए हैं डी पे। तो इसमें क्या लिखा है, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। ये भी मतलब ये अजीब बात है, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। तो ये कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व यार, एक बात बताओ, एक्स कॉमा एक्स का मतलब क्या होता है, इफ़ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर इट मीन्स एक्स इज अ वाइफ ऑफ इट सेल्फ, विच इज़ क्या रबिश है, बकवास है ये तो, है ना। एक्स इज अ वाइफ ऑफ इट सेल्फ विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा हो सकता है वो अपनी खुद की बीवी हो, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब देखो इफ़ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर,
ठीक है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि x जो है ना वो वाइफ है किसकी, y की, एंड y जो है वाइफ है किसका, x का, है ना, y क्या है, वाइफ x का। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल यार, आपको पता है इसमें क्या समझाने की बातें हैं, है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो उसकी बीवी है, वो उसकी बीवी, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी भी हाल में यहाँ पे। ठीक है, चलो, एंड इसके बाद क्या लिखा हुआ है, थर्ड देख लेते हैं हम लोग। हमने क्या क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया यहाँ से कि क्या क्या नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, देखो, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, x इज अ वाइफ ऑफ y, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, y इज अ वाइफ ऑफ z। वैसे तो पहली लाइन यहीं पे गलत हो जाती है। ठीक है, अब एक बात मुझे खुद बता दो यहाँ पे ज़रा ध्यान से, खुद सोच के, अगर x वाइफ है y की, अगर x वाइफ है y की तो x क्या होगी, फीमेल, और y क्या हो जाएगा, मेल। अब यहाँ देखो रो, यहाँ से क्या हो रहा है कि y आ रहा है फीमेल और z आ रहा है मेल। ठीक है, तो आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है ना। ठीक है, दस y इज बोथ मेल एंड फीमेल है। वैसे तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए एग्जाम में आंसर, पर आप ये बोल देना कि ऐसा हो सकता है, तो इसका आंसर है नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव की कंडीशन ही गलत हो गई यहाँ पे, ये तो है ही नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना ये, तो आगे की तो बात ही गलत है यहाँ पे, आगे क्या बोलना फिर अब इसके बाद। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट में भी, ई पार्ट में। ठीक है, अब इस वाले पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई में ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई एंड एक्स इज़ अ फादर ऑफ वाई, एक्स इज़ अ फादर ऑफ वाई। ये भी देखो एकदम बकवास सी बात है ना। एक्स कॉमा एक्स अगर आर से बिलोंग करेगा तो एक्स इज़ अ फादर ऑफ एक्स, है ना, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो एक बात बताओ, अगर x कॉमा वाई आर से बिलोंग करता है तो x क्या है, x इज़ अ फादर ऑफ y, एंड इफ y कॉमा एक्स भी आर से बिलोंग करता है तो y इज़ अ फादर ऑफ x, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। सही बात है कि नहीं है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो बेटा भी है वो बाप भी है, सब कुछ कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। चलो अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में क्या है, क्या होगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आप क्या बोल दोगे, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देन इफ x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x इज़ अ फादर ऑफ z। ठीक है, अब यहाँ से नोटिस करते इसको, देखो ऐसे, अगर x फादर है y का, यानी कि ये फादर है और ये सन या डॉटर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये मैंने बोल दिया। अब y जो है वो फादर है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इसको क्या होना पड़ेगा, सन ही होना पड़ेगा, डॉटर तो हो नहीं सकते, है ना। तो y अगर फादर है z का, y क्या है, अब ये फादर बन गया किसका, z का, तो आप खुद बताओ जरा कि ये इसका फादर है, आंसर इज नो, बट ग्रैंड फादर है। ग्रैंड फादर के बारे में बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, तो उन्होंने फादर की बात करी है ना। एक्स इज द फादर ऑफ z, क्या हो जाएगा ये, नॉट पॉसिबल। आप ये डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये क्या नहीं है, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, जिसके अंदर टोटल 5 पार्ट थे और 5वें के अंदर भी इन्होंने 5 पार्ट दे रखे थे। ठीक है, तो नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आखिरकार सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कवर करने वाले हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो मैं लिख देता हूँ, स्क्रीन पहले स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे थोड़ा सा और, एंड ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि
शो दैट द रिलेशन आर, शो दैट द रिलेशन आर जो डिफाइंड बाय है आर इन द सेट, पहले तो सेट भी दे रखा है, इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड एज, डिफाइंड एज कैसे डिफाइन कर रखा है इन्होंने, किया है कुछ इस तरीके से a कॉमा बी, जहाँ पे a का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए बी स्क्वायर से, ठीक है, इज नीदर रिफ्लेक्सिव, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये प्रूव करना है हमको, यहाँ पे कैसे करेंगे ये चेक करते हैं, चलो ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, देखो दो तरीके हैं ना, मैंने बताया आपको, पहला तो एक होता है कि आप सेट जनरेट कर दो, या फिर सबसे सिंपल सी बात क्या है देखो इस सिचुएशन के अंदर, दूसरा तरीका ये होता है कि आपको जनरलाइज्ड वे में प्रूव कर दो। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ देखो, आप तो आपको डिसप्रूव करना है, इसको डिसप्रूव करना बहुत ईजी होता है। कैसे, आपको बस एक काम करना होगा और वो ये है, आपको काउंटर एग्जाम्पल देना होगा, ऐसा एग्जाम्पल देना होगा जो क्या कर दे, इस बात को होल्ड करे, यानी कि सिमेट्रिक वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवा दे, रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को भी कि नहीं है, और ना ही ट्रांजिटिव है, इन तीनों को सेटिस्फाई करा। तो आपको एक एग्जाम्पल देना है बेसिकली, बस सपोर्टिंग एग्जाम्पल बोलेंगे यहाँ पे, काउंटर एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे, ज़्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, सपोर्टिंग एग्जाम्पल, यानी कि एक ऐसा सपोर्टिंग एग्जाम्पल दे देना है जो इन तीनों बातों को क्या करे, वेरीफाई करवा दे। तो देखो सर सिंपल सी बात आप नोटिस करो सबसे पहले, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव आपको पता है एक बात, वो ये होती है कि a कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर, सही बात है कि नहीं, a कॉमा ए किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से, ठीक है, बट इट विल ओनली बिलोंग टू आर व्हेन क्या, a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, विच इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स आई गेस, है ना। देखो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मैं -2 डालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4, वो भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव में तो बिल्कुल काम करने वाला है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने जो सेट दिया हुआ है हमको वो रियल नंबर का दिया है, रियल नंबर के अंदर जो है ना, रियल नंबर के अंदर, वैसे रियल नंबर को अगर आप कभी और पेन से लिखते हो ऐसे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोगों को रियल नंबर में करना है इसको, तो एक बात बताओ, फ्रैक्शन वाले पार्ट भी तो इंक्लूडेड होगा ना, फिर इसके अंदर फ्रैक्शन वाला पार्ट इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस वाली लाइन को, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया 1/3, है ना। तो 1/3 के साथ क्या हो जाता है यहाँ पे 1/3, 1/3, 1/3 इज क्या है, ये बताओ इससे ज़रा छोटा, 1/3 क्या, 1/3 के स्क्वायर से, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो क्या 1/3 के स्क्वायर से छोटा है, तो आप बोल दोगे नहीं है, विच इज़ फॉल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/3, 1/3 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आई बात कि नहीं आई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 1/3, 1/3 इससे बिलोंग नहीं करता, जबकि इस बंदे ने बोला है कि सारे रियल नंबर्स आने चाहिए इसके अंदर। देखो सेट ऑफ आर लिखा है ना, इसका मतलब सारे के सारे बंदे होंगे क्या, वो आएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। कई बच्चे मेरे से ये बोलते हैं कि यहाँ पे मैं एक डाउट वाली बात बता देता हूँ जो कई लग जाता है कि सर अगर ये 1/3, 1/3 नहीं बिलोंग करता तो क्या हो गया। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी हमेशा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव क्यों आप बोल रहे हो कि नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ऐसा कैसे हो सकता है ये, ठीक है। देखो एक बात बताता हूँ आपको, प्रॉब्लम इस बात में नहीं है कि 1/3, 1/3, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे सोचो, मान लो हमको ये सेट दिया हुआ है एक 2,2, 1,1, 4,4, ये तो दिया हुआ है, वेरी गुड, ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये पता है क्यों रिफ्लेक्सिव है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं कि यहाँ पे 2, 2, 1, 1 आपको 4, 4 दिख रहे हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव क्योंकि जो लेफ्ट साइड जो पार्ट दिए हुए हैं ना, उन सभी की आपको इमेज जरूर मिलने वाली है। जैसे ये वाला रिलेशन है, देखो एक और बनाता हूँ मैं, मान लो मैंने ये ले लिया 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड ये ले लिया मैंने क्या 3, 4, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों, देखो यहाँ पे भी सारे जो लेफ्ट में जो बंदे हैं, लेफ्ट में कौन है, तो लेफ्ट में ये है 1, 2, 3, उन सब की एक ना एक बार इमेज आपको मिल ही रही है, ठीक है। अब मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये लेता हूँ मैं यहाँ पे, इस बार मैंने ले लिया 1, 1, 2, 2, 1, 4, 3, 3 एंड 4, 5। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे अगर ध्यान से, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है,
यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो टोटल हमारे पास 4 यूनिक एलिमेंट है लेफ्ट साइड। तो अगर 4 यूनिक है तो उनकी 4 इमेज जरूर बननी चाहिए। देखो 1 की बन रही है, 2 की बन रही है, 3 की बन रही है, लेकिन क्या 4 की नहीं बन रही है। तो 4,4 नहीं बिलोंग कर रहा ना यहाँ पे। तो सेम चीज़ पता है इसके साथ होने वाली है, इस सिचुएशन के साथ। यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है। देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो 1/3, 1/3 है, 1/3, 1/3, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये ना बिलोंग करे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बंदा जरूर बिलोंग कर रहा है इसके अंदर। कैसे कर रहा होगा, आपको एक केस दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ये कंडीशन लिख दी 1/3, 5, ठीक है कि नहीं, यहाँ से तक करेक्ट है। तो हमको क्या दे रखा है, इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं। तो हमको क्या कंडीशन दे रखी थी, ए इज लेस देन इक्वल टू क्या, b², यही लिखा है ना, a इज लेस देन इक्वल टू b²। तो आप मुझे खुद बताओ 1/3 क्या लेस देन इक्वल टू नहीं है 25 से। तो आप बोलोगे यस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/3, 5 जो वो तो r से बिलोंग करता है, यानी कि इस रिलेशन से बिलोंग करता है। वेरी गुड, अच्छी बात है अगर बिलोंग करता है तो। अब मुसीबत वहाँ पे ये आ जाती है, अगर आपका लेफ्ट बंदा दे रखा है 1/3, तो इसका दूसरा वाला एक ऐसा पार्ट जरूर होना चाहिए जिसमें ये एग्जिस्ट करे। अगर ये 1/3 होता ही नहीं ना यहाँ पे कहीं पे भी लेफ्ट साइड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर अगर 1/3, 1/3 नहीं भी बिलोंग करता ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 1/3, 5 तो r से बिलोंग करता है, लेकिन 1/3, 1/3 बिलोंग नहीं करता। और ये एक मुसीबत वाला रीजन है यहाँ पे, ठीक है। एंड दैट इज वाई ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पे, ठीक है। 1/3, 5 बिलोंग करता है, लेकिन 1/3, 1/3 बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट तो दिया हुआ था यहाँ पे। ये अगर ये दे रखा है तो इसका जरूर इमेज बनना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, ये नहीं एग्जिस्ट कर सकता। क्यों? बिकॉज ये क्या कर देता है, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, दैट इज वाई बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पे छोटी सी, ठीक है, करेक्ट। चलो, तो हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव देख लिया। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, रिफ्लेक्सिव हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के ऊपर। तो अगेन वही काउंटर एग्जांपल दूंगा सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए आप पहले ये बताओगे कि यार ये बंदा तो बिलोंग करता लेकिन उसका उल्टा बिलोंग नहीं करता। फॉर सिमेट्रिक आप ये बोल दोगे हेयर, अब जैसे क्या ले लिया मैंने, 1,3 ले लिया। 1,3 क्या करता है, आर से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही बात है ना, ठीक है। 1,3 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 9, सही बात है कि नहीं, करेक्ट है। बट 3,1 डज नॉट बिलोंग टू आर बिकॉज 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू क्या, 1, दैट इज वाई, ठीक है। तो सीधा हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, सपोर्टिंग एग्जाम्पल, एंड वी आर डन, ठीक है। ये पहली लाइन अगर नहीं होती ना यहाँ पे, यानी कि ये लाइन अगर नहीं होती तो इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो 1,3 यहाँ पे क्या करता है, आर से बिलोंग करता है, बट 3,1 आर से बिलोंग नहीं करता, दैट इज वाई सिमेट्रिक नहीं है। चलो अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था आपको, दो बातें ध्यान देनी होती है। पहला ये कि a, b अगर r से बिलोंग करता है, b, c भी r से बिलोंग करता है, तो a, c भी r से बिलोंग करना चाहिए। अगर yes तो ट्रांजिटिव है, अगर no तो नहीं है ट्रांजिटिव, ठीक है। ये छोटी सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। तो यानी कि आपको पहले तो ये दो सपोर्टिंग एग्जाम्पल देने होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, आप ऐसे सोच सकते हो, देखो कौन सा वाला, देखो अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ, कौन सा एग्जांपल ले लूँ मैं, देखो अगर मैं ले लेता हूँ 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो बोलोगे बिल्कुल सही है। 2,3 बिलोंग्स टू आर, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से देखोगे तो 1,3 बिलोंग्स टू आर, ये भी बिल्कुल सही आ जाएगा। ये तो क्या कर रहा है, ये तो शो कर रहा है कि ट्रांजिटिव है, ठीक है। हमको ऐसा एग्जाम्पल सोचना जहाँ पे ट्रांजिटिव क्या ना निकले, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसा पार्ट या ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लूँ जिसके अंदर फ्रैक्शनल डिजिट्स जो है ना हमारे पास, यानी कि जो पॉइंट वाले डिजिट्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ हमारे पास कि मान लेते हैं, जैसे क्या ले लिया मैंने, ले लिया मान लेते हैं 3,1 ले लिया मैंने, मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू आर बिकॉज, क्योंकि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, 3 जो है क्या वो लेस देन इक्वल टू है 1 से। तो आप बोलोगे यार ये तो नहीं है, तो यानी कि मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से रब करता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं अब लिख देता हूँ 4। अब देखो जरा, 3 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 क्यों लिखूँ, 4 से भी अच्छा मेरे पास ऑप्शन है, मैं एक काम करता हूँ 2 लिख देता हूँ। अब देखो 3,2 बिलोंग्स टू आर, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, बिकॉज हमको स्क्वायर करना होता था ना, इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। कंडीशन जरूर वैलिडेट होनी चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, जो यहाँ पे वैलिड हो गई, तो यानी कि 3,2 बिलोंग्स टू आर। वेरी गुड, अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब देखते हैं जरा 2, क्या ले लें यहाँ पे, 2 को कुछ छोटा ले लेते हैं, लाइक मे बी 1.6 ले लेते हैं,
1.6 ले लेते हैं यहाँ से तक, ठीक है। तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, देखो 2, 1.6 बिलोंग्स टू आर, यस, बिकॉज 2 क्या है, लेस देन है किससे, 1.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोल दोगे 2.56 हो जाएगा, तो ये भी वैलिड है। बट अब आप ध्यान से नोटिस करो, 3, 1.6 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो 3 की वैल्यू है वो 2.56 से छोटी नहीं है। 3 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 2.56, दैट इज़ वाई ये बिलोंग नहीं करेगा। तो हम लोगों ने काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, सपोर्टिंग एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे सोच लिया। तो ये एग्जाम्पल सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए घर पे बैठ के आप 2-3 एग्जाम्पल्स और सोचिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या लिया, 3, 1.6 बिलोंग्स टू आर, तो आंसर है कि नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3, 1.6 ये जो कंडीशन है ना, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन 2 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था कुछ एग्जाम्पल्स के लिए। चलो तब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 1.1 चल रही है हम लोगों की। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। चेक करना है, तो कुछ गारंटी नहीं है कि ये जो है ना है कि नहीं है रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो। चेक वेदर द रिलेशन आर इन सेट, सेट क्या दिया हुआ है हमको, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। एज कंडीशन क्या दी हुई है यहाँ पे इन्होंने, A, B कॉलन B इज इक्वल टू A+1, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो चेक करके हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ से अब, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम लोग, अगेन वही सेम चीज़, यहाँ पे मैं चेक करने को बोल रहा था, तो हमको पता लगाना पड़ेगा इसको जनरल। देखो जब चेक करने को बोल देगा ना, आप सपोर्टिंग एग्जांपल देके नहीं बोल देगा अरे ये तो बिलोंग करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे ना इसको जनरलाइज्ड वे में ही प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक करते हैं चलो। लेकिन यहाँ पे देखो आपके पास एक तरीका ये भी है कि सिंस सेट बड़ा छोटा सा दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप चाहो तो पूरा सेट यहाँ पे जनरेट करके भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपने सेट पूरा जनरेट कर दिया तब भी चल जाएगा। तो करना क्या है आपको बस ये करना है कि देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आर का वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं क्या, सेट बिल्डर, क्योंकि ये आपको एक फॉर्मूला दे रहा है। और ये कौन सा फॉर्म है जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में मैं ऐसे एलिमेंट्स को इंक्लूड करने वाला हूँ, यहाँ देखो क्या लिखा है, b इज इक्वल टू A+1, यानी कि b जो है 1 से आगे होगा। तो अगर मैं 1 लूँगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 लूँगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 लूँगा तो 4 आ जाएगा, 4 लूँगा तो 5 आ जाएगा, एंड 5 लूँगा तो 6 आ जाएगा, 6 लूँगा तो 7 तो नहीं ले सकते, बिकॉज 7 तो यहाँ बिलोंग ही नहीं करता, 7 इस सेट में बिलोंग नहीं करता ना। तो यानी कि जो रिलेशन आर जो सेटिस्फाई बन रहा है जो हमारा, वो ये बन रहा है, बस सिंपल सी बात है। और ये तो साफ दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, सिंस 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। कैसे पता मुझे, देखो आप यहाँ पे ध्यान से, इधर 1 दे रखा है ना, इधर 2 दिया, इधर 3 दिया, इधर 4 दिया, इधर 5 दिया, तो इनका इमेज जरूर होना चाहिए। 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 2, 2 भी आर से बिलोंग नहीं करता है, एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बात, ये रिफ्लेक्सिव के लिए था। सेकंड बात जो यहाँ पे समझनी है हमको, वो समझनी है सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए आप क्या बोलोगे, आप ऐसे बोल दोगे, सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड वाले केस में क्या बोल रहा है, हमको ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए आप क्या बोलोगे, देखो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपको तीनों की तीनों बातें यहाँ पे समझ में आ गई होगी कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी लेंथी था बस, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, मैं इन सभी आंसर्स को जो है ना एक ही वीडियो में क्लब कर दूंगा, सो दैट ज़्यादा पार्ट्स वार्ट्स ना बने। आप इसी को स्किप वगैरह करके देख लीजिएगा, मैं इसकी टाइमलाइन जो है ना वो मार्कअप कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 की, सो दैट आपको दिक्कत ना हो, आप ऑलरेडी जंप कर सकें जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। मैं तो ये बोलूँगा कि इस वीडियो को देखने के बजाय आप जो है ना क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, जहाँ पे अटक जाओ तो वहाँ पे देख लेना, बिकॉज इतनी लेंदी वीडियो बनने वाली है, आई डोंट फाइंड इट्स यूटिलिटी। पर मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, पूरा फ्लो मेंटेन करने के लिए, मैं जिस तरह से कोचिंग में पढ़ाता हूँ उस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सो दैट कुछ भी मिस ना हो जाए आप लोगों से, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, शो दैट द
दैट द रिलेशन आर इन रियल नंबर अगेन, ठीक है, इन रियल नंबर डिफाइंड एज क्या दे रखा है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी, जहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बी से, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, क्या है ये, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। चलो ठीक है, तो देखो अगर सिमेट्रिक नहीं है तो बहुत इजी है, यानी कि आपको एक ऐसा एग्जांपल सोचना पड़ेगा जो सपोर्ट कर दे इस बात को, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो सपोर्ट, और पहली बात यहाँ पे क्या लिखा है, रियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर्स जनरेट हो जाएंगे, तो इसलिए इतना ज़्यादा तो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक बात समझनी होगी, वो ये समझनी होगी कि ऐसा कोई मेंबर जो वैलिड है लेकिन वो कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाता। देखो सिमेट्रिक के केस में क्या हो जाएगा, आप ऐसे बोल दो, सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं लिखना, यहाँ पे बताना है कि नहीं है, ठीक है। तो 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। चलो इतनी सी बात समझ में आ गई हमको, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव कैसे होगा देखो वो बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, तो यहाँ पे हमको पता है फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या बोलोगे, आप रिफ्लेक्सिव के लिए बोलोगे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ओनली व्हेन ए इज लेस देन इक्वल टू ए विच इज वैलिड। ये तो वैलिड कंडीशन है ना, क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल टू ए, यानी कि इक्वल टू हो तब भी चलेगा। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसको रीड करते हैं लेस देन और इक्वल टू, यानी कि या तो लेस देन हो जाए या तो इक्वल टू हो जाए, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो अगर इक्वल टू चलेगा तो फिर चल गया, ये ला रिफ्लेक्सिव आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, ट्रांजिटिव पे। सिमेट्रिक तो हमने ऑलरेडी कर दिया ना, तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो वो भी इजी हो जाएगा हमारे लिए। कैसे, हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि कौन सा एग्जांपल ले लें, आर दे रखा है ना रियल नंबर, तो हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ से, छोटा सा हमको, यानी कि बेसिकली हमको ऐसा कोई नंबर सोचना पड़ेगा, ऐसा एग्जांपल सोचना पड़ेगा जो इसको जो है ना ये प्रूफ करके दिखा दे कि भाई ये ट्रांजिटिव तो है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है। ट्रांजिटिव के लिए आपको पता होना चाहिए कि यार अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, है ना, अगर ये दोनों के दोनों हो जाते हैं देन ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, करेक्ट यहाँ से तक। अब आप मुझे खुद बताओ यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसको आंसर कैसे करेंगे, ठीक है। देखो इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, करेक्ट है। इफ़ बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी लेस देन इक्वल टू सी है, ठीक है। अब एक बार बताओ, फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम 1 and 2 मैं कह सकता हूँ ये लाइन बोल सकता हूँ, विच इम्प्लाइज कि ए क्या है, लेस देन इक्वल टू सी, विच इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो मैंने प्रूव कर दिया, देखो जनरल वे में ही प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, 10 मैं कह सकता हूँ कि आर क्या है, आर ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, ये भी उसी के जैसा ही है, स्क्वायर वाला। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है यहाँ पे, बस क्यूब कर दिया इन्होंने, ठीक है। लिखा है चेक वेदर अ रिलेशन आर डिफाइंड इन आर होगा ना, ये तो डिफाइंड इन आर रियल नंबर एज दे रखा है ए कॉमा बी, जहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इज रिफ्लेक्सिव, चेक वेदर है, तो चेक करना है हमको, ठीक है। तो हम कह नहीं सकते कुछ भी यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। चलो ठीक है, चेक करते हैं ज़रा, ओके।
तो ऐसा कोई एग्जांपल देखो, दो तरीके हैं, यानी कि यहाँ पे हमको प्रूव भी करना हो सकता है, फिर डिसप्रूव भी करना हो सकता है। तो आपको ऐसा एग्जांपल सोचना पड़ जाएगा यहाँ पे जो इसको जो है ना गलत वैलिडेट कर दे या फिर, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे इजीली कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी क्यूब दिया हुआ, हम लोगों ने स्क्वायर वाला ऑलरेडी पार्ट कर दिया था। और मुझे लगता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों में से कुछ भी नहीं होने वाला। कैसे? देखो सिंपल सी चीज़ है। फॉर रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे बस आपको रिफ्लेक्सिव की थोड़ी सी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल 1,2 क्या हो जाएगा, 1/2 1 ये लिख दिया मैंने, ये आर से बिलोंग करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि क्यूब कर दोगे तो आएगा ना इसका, बिल्कुल सही बात है। बट अब देखो, अब यहाँ पे कमाल की बात क्या है, 1/2 तो बिलोंग करता है, यानी कि 1/2, 1 बिलोंग करता, तो यानी कि 1/2, 1/2 भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। बट 1/2, 1/2 ये बिलोंग करता है क्या आर से? चेक करते हैं जरा एक बार इसको, है ना। ये कंडीशन क्यों लिखे हम लोग पहले, तो एक बात बताओ, 1/2 क्या छोटा होता है 8 से? 1/8 लिखना है ना, क्या कर रहा हूँ ये। 1/2 क्या छोटा होता है 1/8 से? 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, सही है। तो 1/2 जो है क्या छोटा है 1/8 से? तो आंसर है क्या? नहीं है, ठीक है। तो 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, बिकॉज 1/2 इज नॉट स्मॉलर देन 1/8, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या बोल देंगे, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये नहीं होता ना अगर यहाँ पे, तो 1/2 की तो बात ही नहीं करते हम लोग फिर, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग सिमेट्रिक पे। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार 1/2, 1 ये बिलोंग करता है आर से, है ना। बट 1, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, बिकॉज क्यों? क्योंकि 1 इज नॉट स्मॉलर देन 1/8, है ना। 1/2 का क्यूब, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 इज नॉट स्मॉलर देन 1/8, दैट इज वाई नहीं है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करोगे, यानी कि पहले दोनों बंदे तो सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है, लेकिन बाकी के तीसरा नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है कि आपका ए कॉमा बी जो है ना, ये आर से बिलोंग करना चाहिए, बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। बट ए कॉमा सी जो है ना, या तो वो आर से बिलोंग करता है कि नहीं करता, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बट नहीं, चेक लगाओ, यहाँ पे चेक, ये करना होता है हमको, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए कॉमा बी अगर आर से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू ए बी क्यूब से। एंड इफ़ बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी लेस देन इक्वल टू क्या है, सी क्यूब से। सही बात है कि नहीं यहाँ से तक। अब हमको ये चेक करना है कि क्या इन दोनों से मैं ये बोल सकता हूँ कि ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब के भी होगा, यानी कि ए कॉमा सी भी इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता। ये चेक करने के लिए आपको कोई यूनिक सा एग्जांपल लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम लग सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज आपको ट्रांजिटिव वाला केस अगर नहीं याद आ रहा, नहीं सोच पाओगे, तो टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा जनरल वे है, कोई ऐसा तरीका है जिसमें बिना एग्जांपल सोचे इसको मैं प्रूव करके दिखा दूँ? क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पे हमारे साथ, ठीक है, जिससे हम लोग इसको ज़्यादा आसानी से प्रूव कर सकें, ठीक है। ये चेक करने की कोशिश करें कि हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसको वीडियो को यहीं पे आप पॉज करिए और सोचिए ज़रा कि कैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल सोच सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं सोच पा रहे तो मैं फिर अब आगे सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए फिर मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे हम लोग एग्जाम्पल सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखो, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब लिखा है आपके सामने, ठीक है, ये फर्स्ट है। बी लेस देन इक्वल टू सी क्यूब लिखा है, ये सेकंड है। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि क्या ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब ऑलवेज होता है या नहीं, है ना। तभी आप प्रूव कर पाओगे। देखो, जनरल वे में अगर आप प्रूव करने की कोशिश करोगे तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि या तो ये ऑलवेज ट्रू होना चाहिए या तो ये ऑलवेज फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। जनरल वे में प्रूव करने के लिए ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सिचुएशन है ना, ये समटाइम्स ट्रू है और समटाइम्स फॉल्स है, डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जाम्पल। तो इसलिए इट वुड बी बेटर कि मैं एक ना यहाँ पे वो बाउंड्री सेट कर दूं कि कब ये ट्रू और कब ये फॉल्स है, मैं वो प्रूव करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे
काइंड ऑफ थोड़ी सी मैथमेटिक्स लग जाएगी, अलजेब्रा है ना, लेकिन हो जाएगा सॉल्व। और यही सेम चीज़ आप स्क्वायर वाले पावर में भी कर सकते हो, बिकॉज यार इतना मुश्किल एग्जाम्पल कौन सोचता रहेगा ऐसे बैठ के आधे घंटे तक, है ना। उससे अच्छा क्या है कि थोड़ा सा आप यहाँ पे काम कर लो। देखो मैं कैसे करके दिखाऊंगा। तो मैं ये मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखा रहा हूँ, यानी कि एग्जाम्पल कैसे सोचे एक जनरल वे में वो दिखा रहा हूँ। मैं ऐसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि a लेस देन इक्वल टू सी क्यूब जो है ना ये फॉल्स है। मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि a लेस देन इक्वल टू सी क्यूब क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन ले लिया मैंने सी क्यूब को, ठीक है, a ग्रेटर देन ले लिया मैंने सी क्यूब को। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे आप सोच के खुद से, ठीक है, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यूब हो जाएगा तो इसका मतलब पता क्या हो जाएगा कि log a ग्रेटर देन 3 log c हो जाएगा। ये फर्स्ट बात है जो मेरे को यहाँ से, फर्स्ट नहीं थर्ड लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट तो ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया ना। तो इसको मैंने बोल दिया क्या, log a ग्रेटर देन 3 log c। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब देखो यहाँ से इधर से क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा log a लेस देन इक्वल टू 3 log b। वैसे इक्वल टू की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, वो तो सिचुएशन आएगी नहीं। और log b लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 log c, ठीक है, करेक्ट यहाँ से तक। अब मैं इसको मान लेता हूँ a, इसको मान लिया b, और इसको भी एक काम करता अच्छा सा नाम दे देते हैं, फिर इसको बोल देता हूँ मैं c, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फ्रॉम a b एंड c क्या लिख सकता हूँ मैं, वो ध्यान से नोटिस करते हैं। log a लिखा है 3 log c से बड़ा है, log a क्या है 3 log c से बड़ा है, लिख दिया। अब 3 log c किससे बड़ा है, तो आप बोलोगे log b से बड़ा है। 3 log c क्या है, log b से बड़ा है, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आ गई कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, log a किससे बड़ा है 3 log c से, और log b किससे बड़ा है, log b जो है हमारे पास वो बड़ा निकला, छोटा निकला 3 log c से। इतनी सी बात हमको यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि मुझको अगर कोई भी एग्जांपल सोचना है यहाँ पे तो वो इस तरह का एग्जांपल सोचना होगा जहाँ पे मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाए। देखो कैसे, अब देखो यहाँ पे log a, एक और कंडीशन रहेगी ना हमारी a वाली, मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे, log a लेस देन इक्वल टू लिखा है ना 3 log b, तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। आपको समझ में आ गई होगी ये वाली बात, ये जो मैंने यहाँ पे जनरेट करा। और यही कमाल की चीज़ है जिससे आप इजीली एग्जांपल को सोच सकते हो। कैसे, नीचे स्क्रॉल करते हैं फिर देखते हैं। ये देखो अब यहाँ से मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा b क्यूब, यहाँ पे लिख दूंगा a, मैंने वापस क्या करा, सबको हटा के log रिमूव कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया, c क्यूब, और ये आ गया b। तो यानी कि बेसिकली आपको वैसे देखो यहाँ पे इक्वल टू का ना हमको इतना ध्यान देने की जरूरत है नहीं, तो मैं इसलिए हटा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, इग्नोर मार दे रहा हूँ मैं सारे इक्वल टूज़ को, बिकॉज कुछ करने वाले नहीं है हमारी हेल्प यहाँ पे। हमें जो एग्जांपल सोचना है उसमें इक्वल टू तो हम कंसिडर कर भी नहीं सकते ना, ठीक है। चलो तो मैंने ये ले लिया एग्जाम्पल यहाँ पे ले फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। अब यानी कि मुझे अगर एग्जाम्पल सोचना हो तो एग्जाम्पल कहाँ पे आना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल शुड सेटिस्फाई दिस, एग्जाम्पल शुड सेटिस्फाई दिस, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप सॉल्व, देखो अब मैं बड़ा इजी तरीके से कर देता हूँ सॉल्व। एज्यूम कर लो b का वैल्यू को मैंने 2 मान लिया, ठीक है। मैं 1 मानूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी, देखो, क्योंकि अगर मैं b को 1 मान लूंगा यहाँ पे तो b क्यूब भी 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे घोटाला हो जाएगा फिर सारा का सारा, करेक्ट है। वैसे आप सोच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे भी वो नहीं सोच सकते, फिर आपको c क्यूब और a क्यूब भी सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। लेकिन मैं a को ले ही नहीं रहा यहाँ पे, नहीं तो सारे पॉइंट में ही आ जाएंगे कहानी, है ना। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने b को मान लिया कितना 2। a को 1 मान के भी आप कर लोगे, b को 1 मान के भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सोचना पड़ जाएगा ज़्यादा और क्या। अच्छा b का वैल्यू 2 हो गया तो b क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो यानी कि a और c क्यूब 2 और 8 के बीच में लाई करने वाला। अब देखो c क्यूब का वैल्यू b से बड़ा होना चाहिए, c क्यूब का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए, b से ना। तो मैं एक काम करता हूँ ना यार, c को मैंने मान लिया 1.5, तो c क्यूब कितना हो जाएगा, तो आंसर है 2.25 इंटू 1.5, यही हो जाएगा ना, है ना। 1.5 का स्क्वायर होता है इतना, 2.25 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 दूनी 30 और 3 33, ठीक है। कितने पॉइंट आ जाएंगे 3.375। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे c क्यूब का वैल्यू भी मैंने लिख डाला, जो कि कितना आ रहा है 3.375, और डेफिनेटली c क्यूब क्या है, b से बड़ा आ रहा है, ठीक है। अब मुझे अगर a एज्यूम करना है तो मुझे a ऐसा एज्यूम करना होगा जो क्या कर दे, c क्यूब से बड़ा, और मैंने मान लिया यार 4 है, बात ही खत्म, ठीक है। तो देयरफॉर जो मेरा एक एग्जाम्पल हो सकता है वो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल कैन बी। तो आप बोल सकते हो यार सबसे पहला, तो देखो हमको सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लेना था, a कॉमा बी एंड फिर b कॉमा सी, है ना। और उसके बाद फिर क्या लिखना था मुझे, a कॉमा सी लिखना था, ठीक है। तो a कॉमा बी क्या हो जाएगा, देखो तो a कॉमा बी को मैं क्या बोल सकता हूँ, तो a कॉमा बी हो जाएगा 4 और b हो जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हेयर 4 इज लेस देन इक्वल टू 8, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। चलो अगला b कॉमा सी को मैं क्या मान सकता हूँ, तो b क्या लिया था मैंने, b लिया था मैंने 2 और c लिया था मैंने 1.5। हेयर
जो b है हमारा 2 वो लेस देन इक्वल टू आ रहा है 3.375 ये भी करेक्ट हो गया। अब अगला कौन था हमारे पास, c कॉमा a। अब देखो c कितना लिया हमने, c लिया है हमने 1.5, ठीक है, और a लिया है हमने 4। हेयर 1.5 क्या 1.5 जो दे रखा है हमको यहाँ पे, सॉरी ए कॉमा सी कह रहा हूँ, सी कॉमा ए, यार वही मैं कहूँ, ये तो गड़बड़ हो गई यार अचानक से, मैथमेटिकली कैसे गलत हो गया ये, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी लिखना होगा ना हमको यहाँ पे, ठीक है। मैं तो डर गया थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा ये क्या हो गया, तो सारे कुछ गलत हो गया, मैथमेटिकल ब्लेंडर होने जा रहा था। तो ए कॉमा सी क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ए कॉमा सी लिखेंगे 4 और सी के बदले क्या लिखूंगा मैं 1.5। हेयर अब आप खुद मुझे बताओ जरा ध्यान से, क्या जो 4 है वो लेस देन इक्वल टू है 3.375, सो तो आंसर इज नो। तो 10 हम लोग कह सकते हैं ना कि रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो कितना जल्दी एग्जाम्पल सोच डाला हमने यहाँ से, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपने ये कंडीशन नहीं डिराइव करी होती तो आप फिर फंसे रह जाते, आप सोचते रह जाते बैठ के। दैट इज वाई इट वुड बी बेटर कि आप कंडीशन ऐसे निकाल दो कि यार कौन सी कंडीशन है जहाँ पे ऐसा हो सकता है, ठीक है, करेक्ट। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी लग रखता होगा आपको यहाँ पे, पर एग्जाम्पल सोचने से बैठ के अंधेरे में ज़्यादा आसान तरीका है ये कि आप पहले इसको कोई एक स्पेसिफिक बाउंड्री कंडीशन डिराइव कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे बाउंड्रीज डिराइव कर दी ना कि ए कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, बी और सी कहाँ से कहाँ तक, और उसके बाद ऑटोमेटिकली मैंने 2 सेकंड के अंदर एग्जाम्पल सोच डाला, और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस भी इन्वॉल्व नहीं है, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला एग्जांपल यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, ठीक है। तो आई होप इसको आप यहाँ से देख लेना, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3 गिवन बाय, आर ऑलरेडी गिवन है यार, क्या गिवन है 1,2 2,1 ये दिया हुआ है, फॉर किसके लिए दिया हुआ है ये, सेट 1,2,3 इज क्या लिखा है, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तो है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ये प्रूव करना है हमको, ठीक है, करेक्ट है आंसर तक। तो चलो रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्यों नहीं है, बिकॉज आप बोल दोगे कि भाई रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आप ये बोल दो यहाँ पे कि 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड 1 है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो दे रखे होते हैं लेफ्ट साइड वो जरूर होने चाहिए, 2,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो देयर आर 2 रीजन्स है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगला फॉर क्या, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए आप क्या बोल दो, ट्रांजिटिव के लिए देखो यहाँ पे ध्यान से 1,2 बिलोंग्स टू आर आ रहा है, 2,1 बिलोंग्स टू आर आ रहा है, बट है ना, बट एम्प्लाइज क्यों लगा दिया, बट क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे कि भाई 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो नहीं है ये देयरफॉर, ठीक है। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में होगी, ये भी ट्रांजिट की कंडीशन में आ जाता है ये वाला पार्ट, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ गए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, लेकिन 1 से 1 डायरेक्टली नहीं दे रखा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिमेट्रिक पूछ रहा है हमको, फॉर सिमेट्रिक 2 ही तो बंदे हैं यहाँ पे, आप क्या बोलोगे 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और तो है नहीं, विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव लिखने जा रहा था मैं गलती से, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा एग्जांपल था 6th आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपने नोटिस किया यहाँ पे जो 3 है ना, इनको इन्होंने इन्वॉल्व नहीं कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन आर को जो जनरेट करने के लिए जो कंडीशन या जो फॉर्मूला इन्होंने यूज़ किया होगा उसमें 3 वाला जो पार्ट है वो सेटिस्फाई नहीं करता होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको बैठ के ना प्रैक्टिस या प्रेडिक्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला रहा होगा जिससे यही सेट जनरेट होता है केवल। आई थिंक क्या डबल करने पे आ जाएगा, डबल या स्क्वायर रूट, पता नहीं, मे बी वो उससे भी नहीं बन रहा, क्योंकि अगर डबल करेंगे तो 1 2 तो आ जाएगा लेकिन 2 1 नहीं आएगा उससे, है ना। 2 का 1 कैसे हो गया होगा, ये सोचना पड़ेगा, कुछ होगा, लेकिन आप सोच सकते हैं इसको, है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं आप आगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर इक्वल्स एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है,
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बताना है हमको, ठीक है। यहाँ पे एक्स एंड वाई है क्या, सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स, फॉर किसके लिए बना है ये रिलेशन कहाँ से जनरेट हो, फॉर सेट ए जिसमें क्या है, ऑल द बुक्स ऑफ अ लाइब्रेरी, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, उसकी बात हो रही है, ठीक है। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो ये प्रूव करना है हमको, कैसे करेंगे और क्या प्रूव करना है ये कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले आ जाओ रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे, फॉर रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर सिंस नंबर ऑफ पेजेस ऑफ ए विल बी सेम, है ना, टू इटसेल्फ, हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल टू इटसेल्फ बोले, सेम टू इटसेल्फ, विच इम्प्लाइज ए कॉमा ए डेफिनेटली बिलोंग करेगा, यार आर से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया हमारे पास। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव का मतलब है अगर लेफ्ट में जो दे रखा है वो राइट में होना चाहिए। अब आप एक बार बताओ, अगर कोई ऐसी बुक है जो 400 पेजेस की है, ठीक है, कोई बुक का नाम है एक्स और उसके अंदर 400 पेजेस हैं, तो वो डेफिनेटली क्या है, वो खुद की उसका दूसरी वाली बुक नहीं बोलेंगे हम लोग, उसी बुक को भी तो बोलेंगे ना कि यार ये जो बुक है ये खुद भी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे इन्होंने लिख क्या दिया, देखो लिखा है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली होती है वो ये होती है कि यहाँ पे ये नहीं बोलते ये लोग कभी भी कि एक्स और वाई अलग ही होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्होंने केवल एक कंडीशन लिख दी। कंडीशन क्या लिख दी इन्होंने, एक्स एंड वाई शुड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर एक्स और वाई के नंबर ऑफ पेजेस सेम हो सकते हैं तो ये तो हमको पता है ना यार, हर एक बुक का नंबर ऑफ पेजेस अपने आप से तो मैच करेगा ही। तो यानी कि यहाँ पे एक्स एंड एक्स को भी तो हम लोग डाल सकते हैं, दैट इज वाई रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अगले पे आते हैं जो कि है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से तक, तो आप ये बोल दोगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इफ, मैंने मान लिया कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो इसका मतलब नंबर ऑफ पेजेस इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बी, मैंने स्टाइल में लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस इन बी। नाउ अब आप क्या बोल सकते हो यहाँ से तक, ठीक है, इफ नंबर ऑफ पेजेस इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन ए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि यार बी कॉमा ए भी बिलोंग करता है आर से, विच इम्प्लाइज आर क्या निकला, सिमेट्रिक भी निकल गया। आई होप ये समझ में आ गया आपको, छोटा सा सारा वर्ड प्ले है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ओके, तो ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होगा, देखो आप यहाँ पे लिख दो इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब नंबर ऑफ पेजेस इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस इन बी, एंड इफ़ बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पेजेस इन बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस इन सी, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोल दो आप, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। अब आप बोल दो फ्रॉम 1 एंड 2 एन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन सी, विच इम्प्लाइज ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। दस क्या बोल सकते हैं हम लोग, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कितने क्वेश्चन है यार इस एक्सरसाइज में, 16 क्वेश्चन है, आधे हो गए अब हमसे। क्वेश्चन नंबर 8, चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है हमको, गिवन बाय, और आर कैसे दे रखा है, आर गिवन है ए कॉमा बी, जहाँ पे ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो इवन होना चाहिए, यानी कि वी डोंट केयर अबाउट द साइन, नेगेटिव आएगा तो भी उसको आपको पॉजिटिव बना देना। ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो इवन होना चाहिए। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, शो दैट, उसके बाद एक और चीज़ लिखा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट। ये क्या 2 पार्ट दे रखे हैं इसके अंदर। चलो पहले ए पार्ट को सॉल्व कर देता हूँ मैं, फिर देखते हैं इसका क्या बी पार्ट में क्या दे रखा है यहाँ पे। वैसे इन्होंने बी लिखा नहीं है, लेकिन ये पता नहीं मिक्स हो रखा है शायद क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ओके, तो यहाँ लिखा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड लिखा है कि ए माइनस बी इवन होना चाहिए, ठीक है। तो ए माइनस बी इवन कब होगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे। देखो 2 नंबर का डिफरेंस इवन कब होता है, इवन में से अगर मैं इवन को माइनस करूँगा तो इवन आएगा,
हाँ या ना, है ना, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, 6 में से 2 क्या 4 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर मैं इवन में से ऑड को माइनस करूँगा, लाइक मैंने 3 में से 2 माइनस करा तो हमेशा क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, ठीक है। तो ऑड माइनस ऑड क्या हो जाएगा, वो इवन हो जाएगा क्या, जैसे 6 में से 6 कह रहा हूँ मैं, 5 में से 3 ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। 9 में से 7 को माइनस कर दूंगा तो भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 9 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 में से 5 को माइनस कर दूंगा तो भी 6 आ जाएगा। तो यानी कि ये दो चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, इससे आपका जल्दी सेट जनरेट हो जाएगा ना, ये वाला रिलेशन आर। तो इवन माइनस इवन भी इवन होता है और ऑड माइनस ऑड भी ऑड होता है, इवन होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो आर का बदले क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, आर कितना हो जाएगा, तो आपको पता है साफ साफ कि ऑड माइनस ऑड, ठीक है। और देखो 0 भी एक इवन नंबर की तरह ट्रीट होता है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5, ये दोनों तो आ गए। अब इसके बाद कौन आ जाएगा, देखो ऑड माइनस ऑड, यानी कि अगर आपने यहाँ पे 1 लिया है तो यहाँ 3 ले सकते हो, ठीक है। 1 लिया है तो 5 ले सकते हो, ठीक है। अब अगला देखो 2 लिया है तो आप केवल इवन ले सकते हो, तो 2 4 ले सकते हो और 2 6 ले सकते हो, करेक्ट है यहाँ से तक। अगर आपने 3 लिया है तो क्या ले सकते हो, अब इसके अलावा 1 ले सकते हो, ठीक है। और क्या ले सकते हो उसके अलावा, 3,5 बोल सकते हो। अगर आपने 4 लिया तो आप 2 बोल सकते हो, इवन ही लेने होंगे ना, तो इससे देखो कितना जल्दी जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, 4,4 तो मैंने ऑलरेडी ले ही रखा है तो उसकी तो ज़रूरत नहीं है अब लेने। मैंने 6 क्यों ले लिया यहाँ पे यार, 6 नहीं ले सकते ना, 2 6 तो है ही नहीं यहाँ पे सेट में कहीं पे भी, ठीक है। तो 2,6 नहीं लेना था हमको। अच्छा 4,2 ले लिया हमने, और किसके साथ इवन है, कोई और इवन है ही नहीं, तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये भी नहीं ले सकते हम लोग यहाँ पे। 4 के बाद अगला कौन आएगा, 5, तो हमें पता है 5 के साथ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 के साथ 3 हो सकता है, और 5 के साथ 2 भी नहीं हो सकता। 5 के साथ 5 तो मैंने ऑलरेडी लिख ही दिया है। तो ये देखो ये सारे के सारे मैंने क्या कर दिए यहाँ पे, रिलेशन आर को जनरेट कर दिया है ईजिली, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक इवन माइनस इवन भी इवन होता है और ऑड माइनस ऑड भी इवन होता है, इससे जल्दी जनरेट हो गया हमारे लिए, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, देखो आप ऐसे लिख दो, फॉर क्या ले लें, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव ले लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, यहाँ बोल सकते हो 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 भी आर से बिलोंग करता है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे नहीं लिखो, इसको शॉर्टकट में प्रूव करो, यानी कि जनरलाइज्ड वे में प्रूव कर दो, ठीक है। आप बोल दो ऐसे, देखो सिंस a माइनस a इक्वल टू 0 इज एन इवन नंबर, देयरफॉर a, बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज रिफ्लेक्सिव, खत्म बात, है ना, करेक्ट। तो ये रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, सिमेट्रिक के लिए। रिलेशन जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है इस मेथड के लिए, ठीक है। मैंने आपको जब बस जनरेट करके दिखा दिया, लेकिन कैसे कर सकते हैं। अब देखो अगर a, b बिलोंग करता है r से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी क्या है, इवन है ना। अब एक बात बताओ, इफ़ a माइनस बी इज़ इवन, अगर a माइनस बी इवन है देन b माइनस ए भी इवन होगा, b माइनस ए भी क्या होगा, इवन होगा, विच इम्प्लाइज b, a को भी r से बिलोंग करना पड़ेगा। दस ये क्या निकल गया, सिमेट्रिक निकल गया रिलेशन, ठीक है, करेक्ट। यहाँ से तक b माइनस ए क्यों इवन, कई बच्चे क्या कर जाते हैं, वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है यार a माइनस ए तो इवन है, मुझे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि b माइनस ए भी इवन होता है। ये प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है कोई से भी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो ना तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो अगर आपका नहीं मन कर रहा कि यार नहीं मैं तो प्रूव करके दिखाऊंगा, अगर a माइनस बी इवन है तो इसका मतलब 2x आ रहा होगा, x कैन बी एनी नंबर और 2 टाइम्स होगा, क्योंकि इवन नंबर हमेशा 2 का मल्टीपल होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, तो b माइनस ए कितना हो जाएगा, तो आप बोल दोगे -2x, लेकिन मॉड लगाना था तो अगेन क्या आंसर आ गया, 2x आ गया ना, तो इसलिए इवन है ये, ठीक है, करेक्ट। तो बस लेकिन ज़रूरत नहीं है इसको प्रूव करने की, यहाँ पे इतना ऐसा नहीं लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। सिमेट्रिक के बाद अगला कौन सा केस आ जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए आप क्या बोल दोगे कि यार a, b तो r से बिलोंग करता है ना, इसका मतलब a माइनस बी क्या है, इवन है। b, c भी r से बिलोंग करता है ना, इसका मतलब b माइनस c भी क्या है, इवन है, ठीक है। a माइनस बी भी क्या है, इवन है, और b माइनस सी भी क्या है, इवन है, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, इतनी सी बात। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 ले लेते हैं, लेट a माइनस बी इक्वल टू 2p, ठीक है, वेयर p इज एनी नंबर, ठीक है, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, चलेगा। इन्होंने बोला कि किसी स्पेसिफिक सेट के लिए, हाँ इन्होंने बोल रखा है ना, तो p इज एनी नंबर जो आ जाएगा, जिसकी वजह से ये डिफरेंस तो हमारा आ रहा है, इवन आना चाहिए, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। अब देखो b माइनस सी को मैंने ले लिया 2q, वेयर q इज़ एनी नंबर, वही सेम चीज़ यार, कुछ
अलग नहीं है बात यहाँ पे। अब देखो मैं इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ या फिर सीधा मैं ऐड कर दूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो a माइनस सी कितना आ जाएगा 2 टाइम्स p प्लस क्यू, विच इम्प्लाइज ना कि a माइनस सी भी क्या है इवन है, हाँ या ना, समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। ठीक है, देखो मैंने a माइनस बी को मान लिया 2p है, b माइनस सी को मैंने मान लिया 2q है, इन दोनों को मैंने क्या करा ऐड किया, केवल ऐड किया, तो b से b कट गया, a माइनस सी आ गया। इसका मतलब क्या है, a माइनस सी इवन है, विच इम्प्लाइज कि a कॉमा सी भी क्या करता होगा, r से बिलोंग करता होगा। दस r क्या निकल गया, r क्या निकल गया, ट्रांजिटिव भी निकल गया। ठीक है, इसको c बोल दो, ठीक है, इसको b बोल दो एंड फर्स्ट वाले को a बोल दो। आप बोल दो फ्रॉम ए बी सी, फ्रॉम ए बी एंड सी रिलेशन आर क्या निकल गया, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस है ये, इतना प्रूव कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर नहीं ना, 9 नहीं करना, इसका एक बी पार्ट भी था ना इसमें, पहले वो कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या लिखा था, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135, अच्छा ये इसी का पार्ट ही होगा फिर तो, 135 इज रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, एंड 2,4 के भी एलिमेंट जो है ना वो भी रिलेटेड टू ईच अदर है, रिलेटेड टू ईच अदर, ये शो करना है हमको। मैं लिख देता हूँ शो दैट। ठीक है, शो दैट, बट उसके बाद क्या दे रखा है, 135 इज नॉट रिलेटेड टू 2,4। यही चीज़ से तो मैंने शुरुआत करी थी। ये देखो आप यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ऑड माइनस ऑड भी क्या होता है, इवन होता है, और इवन माइनस इवन भी इवन होता है। तो अगर ये दोनों बातें सच हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इवन वाले सारे एक साथ हो गए इकट्ठे और ऑड वाले भी एक साथ हो गए इकट्ठे। तब आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, आप बोल सकते हो कि 135 एलिमेंट्स ऑफ 135 है ना, ऐसे लिखना चाहिए ना इसको, हमको हम यहाँ लिख देते हैं एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज ऑड माइनस ऑड इवन होता है। ठीक है, सिमिलरली एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर रिलेटेड का मतलब क्या, वो जो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेटेड मतलब जो रिलेशन की कंडीशन थी वो रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, बिकॉज क्या, इवन माइनस इवन भी तो इवन होता है। ठीक है, बट ऑड माइनस इवन और इवन माइनस ऑड इज नॉट इवन, देयरफॉर 135 एंड 2,4, ऊपर कर देता हूँ इसको, 2,4 आर नॉट रिलेटेड। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कैसे करा, एक सिंपल सी भाषा जिससे मैंने शुरुआत करी थी वही काम आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है इसमें, शो दैट ईच ऑफ द एलिमेंट आर इन द सेट ए। सेट ए क्या दिया हुआ है, सेट ए को खुद इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी कि इंटीजर है और x की वैल्यू 12 से लेके 0 से लेके 12 तक लाई करती है बीच में। ठीक है, और r गिवन कितना है, फर्स्ट वाला जो r है वो कितना गिवन है, इक्विवेलेंस चेक करना है हमको। ठीक है, और r कितना गिवन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ a, b लिखा है a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, और ये तो पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट जो चेक करना है वो है r इक्वल टू a, b a इक्वल टू b। ठीक है, करेक्ट यहाँ से तक तो इतनी सी दोनों बातें थी। पहले केस में क्या लिखा, शो दैट ईच एलिमेंट ऑफ द रिलेशन r इन द सेट a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z, 0 से लेके 12 के बीच में x का वैल्यू लाई करता है। ठीक है, और पहला केस दे रखा है r और दूसरा ये दे रखा है। इन दोनों को बोल रहा है कि ये चेक करो कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब इतने सारे क्वेश्चन वैसे ही दे रखे हैं, एक एक में भी घुसेड़ दिए 2-2 3-3 उन्होंने हैं।
इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अच्छा, यहाँ पे साथ बाय साथ इन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई जनरेट भी कर दो रिलेशन को, एक पार्ट और लिख दिया साथ में, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, रिलेटेड टू वन इन ईच केस। ओके ठीक है, चलो ये देखते हैं अभी क्या करेंगे इसके अंदर। पहले इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं, अब हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पॉज करिए वीडियो को और तुरंत लग जाइए खुद से सॉल्व करने में। ठीक है, नहीं होता तो फिर यहाँ पे आके देख लीजिए उसको। ठीक है, ओके, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, आपकी 2 साल की तैयारी में 11th-12th में आपको टाइम ही है जो सबसे ज़्यादा बचाना है। इसलिए ये भी नहीं कि यूट्यूब पे आप लगे हुए हो ऐड के और टाइम वेस्ट करो। आप अपना वीडियोस वगैरह देखो, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तो स्पेसिफिकली आप हमेशा क्वेश्चन को पॉज करो, देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता तो फिर वापस आ जाओ यहाँ पे और स्पीड से भगा भगा के फॉरवर्ड करके, स्पीड इंक्रीज़ करके, है ना, प्ले की स्पीड इंक्रीज़ करके 1.5x 2 करके, जैसे भी लगे जल्दी जल्दी आप इसको देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, मेन चीज़ आपको जो हमेशा फोकस करनी है वो ये करना है कि अपनी 2 साल की तैयारी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टाइम को बचाना है और टाइम को बचा के कहीं यूज़ करना है। ये नहीं कि आप सो रहे हो एक्स्ट्रा। हाँ, अगर सो भी जाओ तो भी ठीक है, लेकिन उल्टे सीधे चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, है ना। आपका माइंड फ्रेश ही रहेगा अगर आप सो जाओगे तो, लेकिन हद पार नहीं करनी है सोने में भी, है ना। इतना मत सो जाओ कि शरीर ही सुस्त हो जाए, है ना, और दिमाग ही सो जाए। ओके, तो इस क्वेश्चन में लिखा था ए लिखा है x बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो मैं पहले पूरा सेट ही जनरेट कर दूं यहाँ पे, ये लोग कर दिया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब r का वैल्यू कितना आ जाएगा, a कॉमा b, और लिखा है a माइनस बी का डिफरेंस जो है वो 4 का मल्टीपल है, हमें साइन से नेगेटिव से कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझे पता है यार 4 का टेबल लाने के लिए, देखो कोई भी नंबर अगर किसी भी बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊँ तो जनरलाइज करके देखो, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर भी, देखो आप ध्यान से, अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल हो तो ऐसा होगा ना 4x, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 टाइम्स x प्लस बी हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 टाइम्स x प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं अब हम लोग जल्दी से, हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू के करके पुट करना स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4, उसी से ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे a's भी मिल जाएंगे, है ना। मैं x का वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट कर सकता हूँ और उसे जनरेट कर सकता हूँ। ये एक तरीका है जो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमको प्रूव क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, तो मैं आपको जनरलाइज्ड वे में ही प्रूव करके दिखाता हूँ फिर से। ठीक है, तो अब आप बताओ, फर्स्ट जो केस दे रखा था उसमें लिखा है r a कॉमा b एंड a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अगर a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, वो चेक करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या बोल दोगे, a कॉमा a शुड बिलोंग टू r। सही बात है कि नहीं यहाँ तक। ठीक है, सिंस a माइनस a इक्वल टू 0 इज अ मल्टीपल ऑफ क्या, मल्टीपल ऑफ 4, विच इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई a कॉमा a को r से बिलोंग करना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर r क्या निकला, r निकल गया रिफ्लेक्सिव। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग लिखेंगे सिमेट्रिक। देखो आप ध्यान से, सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, इफ़ a कॉमा b बिलोंग्स टू r नॉट 4, इफ़ a कॉमा b बिलोंग्स टू r इट इम्प्लाइज कि a माइनस बी क्या है, 4 का मल्टीपल होगा, वेयर m इज़ एनी इंटीजर या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, m इंटीजर ही होगा और कुछ नहीं लेंगे। a माइनस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 टाइम्स समथिंग आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड अब एक बात बताओ, यहाँ से मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, दस क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, b माइनस ए भी क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, अगर a माइनस बी, देखो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ढंग से, है ना, इसको हटाता हूँ, ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, देखो दस विच इम्प्लाइज a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 4m के बराबर हो जाएगा, है ना। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट यहाँ से तक। तो b माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोल दोगे माइनस प्लस 4m, एक ही बात है, प्लस माइनस 4m के बराबर ही रहेगा। ठीक है कि नहीं यहाँ से तक, सही है। विच इम्प्लाइज कि b कॉमा ए भी किससे बिलोंग करेगा, r से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि r क्या निकला, सिमेट्रिक निकल गया। ठीक है, ठीक है, तो इतनी सी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। यहाँ पे बस कुछ नहीं किया, a माइनस बी माइनस सी एक ही बात है। अब यहाँ पे सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी होगा। अब आ जाते हैं किस पे, ट्रांजिटिव पे।
ट्रांजिटिव भी जैसे मैंने पीछे किया था वही करूँगा यहाँ पे। ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है, ठीक है। इसका मतलब कि ए माइनस बी 4m के बराबर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद अगर b कॉमा सी भी आर से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि b माइनस सी 4n के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1 मार्क करूँगा, इसको 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल दूंगा, a माइनस बी ऐड करा है मैंने बस, ठीक है। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप बोल दोगे इतने के बराबर हो जाएगा। तो a माइनस सी कितना आ गया, 4 टाइम्स m प्लस n आ गया, ठीक है। थर्ड, विच इम्प्लाइज कि a कॉमा सी भी क्या करता होगा, r से बिलोंग करता होगा, बिकॉज a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। दस R जो है वो क्या निकला, R निकला इक्विवेलेंस रिलेशन, दस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो क्या दे रखा है हमको यहाँ पे, दूसरे पार्ट में ये लिखा हुआ था हमको, कहाँ है दूसरा पार्ट, कहाँ भाग गया, ये रहा। दूसरा पार्ट में लिखा है R इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इक्वल टू बी, ये करना है हमको, है ना, जनरेट यहाँ से तक, ठीक है। तो ये भी इजीली प्रूव हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। आर इज इक्वल टू लिखा हुआ है ए कॉमा बी, जहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको, बी के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। चलो ये भी प्रूव कर देते हैं यहाँ से तक। कैसे प्रूव करेंगे इसको हम लोग, तो इसको लिखेंगे बी पार्ट ही लिखेंगे ना। आर इक्वल टू ए कॉमा बी, यानी कि जब जब ए और बी बराबर है उनको उठा के डाल दो, है ना, इस रिलेशन के अंदर। तो यहाँ पे आप सिंपल सी बात है, आप सीधा लिख दो। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या बोल दोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोल दोगे आप कि एज ए इक्वल्स टू ए विच इम्प्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या निकल गया, रिफ्लेक्सिव निकल गया, ठीक है। आर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिंपल। सिमेट्री के लिए आप क्या बोल दोगे, सिमेट्री के लिए आप ये लाइन लिखोगे, इफ अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है तो इसका मतलब होता है कि ए बी के बराबर है, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन ये दी हुई है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ए इक्वल टू बी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ जरा, सिंस एज लिख दो ना, एज ए इक्वल टू बी, इसका मतलब ये भी तो हो गया ना कि b इक्वल टू ए है, और इसका मतलब ये भी तो हो गया कि b ओ कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी हो गया। तो यहाँ से भी क्या निकल के आ गया कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अगला रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, एंड अब अगला है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग बच्चों, ट्रांजिटिव के लिए सबसे सिंपल सी चीज़ है कि यार ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए और बी बराबर है, बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग करता है ना। इसका मतलब क्या है कि बी और सी बराबर है। अब यहाँ से बताओ तो फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इक्वल टू सी बोल सकता हूँ, विच इम्प्लाइज कि ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करता होगा। और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला आर भी क्या निकला, इक्विवेलेंस रिलेशन निकला। दस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इतनी सी बात हमको समझ में आ गई। यहाँ पे एक क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक। हम लोग इसका जो एक रिमेनिंग पार्ट रह गया वो करके देख लेते हैं, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है हमको ये बोला जा रहा है। चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू द वन इन ईच केस। ये वाला जो केस है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि आपको अगर एक एलिमेंट यानी कि मान लेते हैं ए अगर 1 दे रखा हो तो बी वो कौन कौन सी वैल्यूज होल्ड कर सकता है, सो दैट कि ये रिलेशन मेंटेन रहे, सेम चीज़ इसके साथ आने वाली है, ठीक है। तो हम लोग ये करके दोनों की दोनों चीज़ों को कर लेते हैं। उसके लिए काम करते हैं, सबसे पहला काम तो ये करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि दोबारा नीचे हमको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले, एंड नीचे चल के इसको लिख देता हूँ मैं इधर, पेस्ट, ठीक है। तो इस वाले केस में ये हमसे बोल रहा है कि
फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, ठीक है, रिलेटेड टू वन इन ईच केस वो बताना है हमको कि कितना होगा। चलो तो सबसे पहला पार्ट हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ये पहले क्लीन कर दूँ एक बार ज़रा, साफ़ सुथरा लगे देखने में। हाँ, तो पहले पार्ट में यहाँ पे हमको लिखा है रिलेटेड टू वन इन ईच केस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोगों के एक एलिमेंट क्या लेना होगा, एक एलिमेंट हम लोगों ने मान लो ले लिया 1, ठीक है। अब आपको दूसरा एलिमेंट सोचना है, वो इस तरह से होना चाहिए कि वो एक रिलेशन जो ये मल्टीपल ऑफ 4 वाला रिलेशन है उसको होल्ड कर रहा है। देखो ए का वैल्यू कितना गिवन है, ए गिवन है 0 से लेके 12 तक, तो 0 1 2 3 अंटिल कितना 12, ये हो जाएगा यहाँ से तक। अब आपको क्या करना है, अब आपको वो सारे नंबर सोचने हैं जिनका डिफरेंस 1 के साथ ना 4 का मल्टीपल आ जाए। तो आपको पता है 4 का मल्टीपल कौन होता है, आप बोलोगे 0, उसके बाद कितना हो जाएगा 4, फिर 8 एंड देन 12, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पे 1 लिखना होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग को देखो यहाँ से 1 का डिफरेंस चाहिए ना, तो अगर मैं इन सब में +1 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे जो है 1 का डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले केस में कितना हो जाएगा, अगर मैंने इसको 1 लिया तो इसको 5 लूँगा, अगर मैंने इसको 1 लिया तो इसको 9 लूँगा, अगर मैंने इसको 1 लिया तो इसको 13 लूँगा, लेकिन 13 अलाउड नहीं है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि x का वैल्यू जो है वो 12 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू नहीं हो सकता, इसलिए मैंने रब कर दिया इस पोर्शन को, ठीक है। तो आई होप इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब आप खुद नोटिस करो ना, एक में से एक का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, तो मल्टीपल ऑफ 4 तो है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। 5 में से 1 या 1 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे अगेन यार यही है, ठीक है, दैट इज़ वाई, ये भी करेक्ट हो गया। और 1 में से 9 या 9 में से 1 गया तब भी ये आ जाएगा। अगर कायदे से बोला जाए तो ये पूरा का पूरा जो सेट बनना चाहिए ना ये वाला, वो ऐसे बनना चाहिए, देखो 5,1 एंड 9,1, ये सारे के सारे बन गए। लेकिन इसने हमसे पूछा था सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू द 1, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो अब आप खुद देखो जरा 1 से कौन कौन रिलेटेड है, तो आप बोल दोगे 5, एक खुद भी है और 9, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस में क्या कह रहा है, कंडीशन लिखी है कि R जो है वो रिलेशन जो सेटिस्फाई हो रहा है वो A = B से होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, और हमें पता है 1 के साथ तो 1 ही मैच करेगा, है ना, केवल और कुछ तो मैच कर ही नहीं सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है एक एलिमेंट 1 होना चाहिए, देखो यहाँ लिखा है ना रिलेटेड टू 1, इसका मतलब होता है कि आपको एक एलिमेंट तो 1 ही चूज करना है, दूसरा वाला एलिमेंट आपको कंडीशंस जो गिवन है उसके आधार पे, यानी कि जैसा गिवन है मल्टीपल ऑफ 4 या फिर A = B, उसके अकॉर्डिंग चूज करना है आपको, ठीक है। तो देयरफॉर इस वाले केस में केवल एक ही एलिमेंट आ जाएगा, कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 कितना हो जाएगा, तो केवल एक ही आंसर हो जाएगा 1 का 1, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 भी, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल बेस्ड है। ये दिया हुआ है यहाँ पे, गिव एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देने हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशंस दैट सेटिस्फाई, क्या सबसे पहला केस दिया हुआ है हमको यहाँ पर, सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक हैं लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ठीक है, ये दिया हुआ। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर बी पार्ट पे बढ़ेंगे। हमको ऐसा रिलेशन एक डिफाइन करना है जो सिमेट्रिक तो हो लेकिन क्या ना हो, रिफ्लेक्सिव भी ना हो, ट्रांजिटिव ना हो। ये बहुत ईजी है, आपने ले लिया सेट ए, आपने बोल दिया 1,2 और एक ले लिया 2,1, ख़त्म कहानी। अब आप बोलते हो सकते हो साफ साफ कि सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। और ट्रांजिटिव के लिए क्या बोल दोगे आप, ट्रांजिटिव के लिए भी अगेन यही बोल सकते हो, देखो क्योंकि देखो यहाँ पे गिवन क्या है, अगर मैं इसको बोल दूँ ए, इसको बोल दूँ बी, तो ये रहा बी और ये रहा सी, तो वापस क्या आना चाहिए था, A, C आना चाहिए था। अगेन 1,1 फिर से बिलोंग नहीं करता आर से, तो आप क्या बोल सकते हो, नॉट ट्रांजिटिव बोल सकते हो, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल लेना हो, अनदर एग्जांपल, तो आप ये लिख सकते हो, देखो यहाँ पे बी ले लो, इसको इस बार लिख लो, मान लो 2, 3, ये आपने लिख दिया यहाँ से तक, ठीक है। और फिर आपने उसके बाद क्या कर दिया, हमारे से यहाँ से 3, 2 ये लिख लिया, और एक ले लो आप मान लो 2,4 और एक आपने ले लिया 4,2, ये ले लिया आपने यहाँ से, ठीक है। तो इस वाले केस में भी आप नोटिस करोगे 2 बिलोंग नहीं करता तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। एंड ट्रांजिटिव भी आप उस हिसाब से बोल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, सिमेट्रिक तो है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव हो, ये ए पार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है, रिफ्लेक्सिव और
ट्रांजिटिव। मैं आपको एक यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये एग्जांपल है, मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मान लो ये दे रखा हो 1 2 2 1 और ये लिखा हो 2 2, ये लिखा हो 1 1, तो ये पता है इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों है इक्विवेलेंस रिलेशन? देखो सिमेट्री कंडीशन देखो 1 2 तो 2 1 मैच कर रहा है, ठीक है, और 2 2 तो खुद अपने आप में सिमेट्रिक होता है और 1 1 भी अपने आप में सिमेट्रिक होता ही है, तो इसलिए ये दोनों के दोनों तो बाय डिफॉल्ट ही सिमेट्रिक हो गए, ठीक है। अब अगली बात आती है ट्रांजिटिव की। तो देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है, 1 से 2, 2 से 1, तो आना क्या चाहिए था, 1 से 1 आना चाहिए था ना, वो भी तो मैच कर रहा है यहाँ पे, कर रहा है कि नहीं कर रहा। और सेम लॉजिक से देखो 2 से 1 यहाँ पे और 2 से 2, अगर हम लोग सॉरी 2 से 1 और 2 से 2 कह रहा हूँ, 2 से 1 और एक ले लिया हमने 1 से 2, तो उस वाले केस में भी आप नोटिस करोगे तो 2 से 2 मैच कर रहा है। तो इन बोथ द केसेस सिंस हमारे पास ये मैच कर रही है कंडीशन, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, ठीक है। चलो अब इसके बी पार्ट पर आ जाते हैं। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? बी पार्ट का क्वेश्चन है ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव एंड क्या ना हो, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों की दोनों बातें हमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? आपको कैसा लिखना है एक रिलेशन? ऐसा लिखना है रिलेशन जो क्या हो, ट्रांजिटिव हो लेकिन क्या ना हो, रिफ्लेक्सिव भी ना हो और सिमेट्रिक भी ना हो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, देखो मैंने लिख लिया 5 से 6 और लिख लिया मैंने 6 से 7, ठीक है। और एक काम और करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और बंदा 5, 7, ठीक है। तो अब आप खुद बताओ, देखो 5 से 6, 6 से 7 तो 5 से 7 है, तो यानी कि ये क्या है, ट्रांजिटिव तो है, ठीक है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। बिकॉज क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि 5, 5 डज नॉट बिलोंग टू आर, 6, 6 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 6, 5 बिलोंग नहीं करता आर से, 7, 6 बिलोंग नहीं करता आर से, एंड 7, 5 भी बिलोंग नहीं करता आर से, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे।